हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ की पहली न्यूज़ जो है इसमें बात करी जा रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है? जो भी हमारे देश की जो कोस्टल बाउंड्रीज हैं उनको जो प्रोटेक्ट करती हैं वो है बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड। इस पे बोला गया है इसके बारे में कि अभी एक जो आप देखेंगे कि जॉइंट कोस्टल पेट्रोल के बारे में बात करी जा रही है, जिसमें मरीन पुलिस पर्सनल जो है वो मिल के आईसीजी जो शिप्स है उनके साथ स्ट्रेंथन करेंगे हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश की जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे जो टेररिस्ट है जो इन कोस्टल बाउंड्रीज की जो रास्ता होता है यहाँ से समुद्री रास्ते से अंदर घुस आते हैं। और ऐसा ही एक आपको वाकया देखने को मिला था, अजमल कसाब जब हमारे देश में घुस आया था, उसने बहुत सारे मुंबई के अंदर लोगों को, निहत्थे लोगों पे गोली चलाई और मार दिया था। अगर आप देखेंगे जॉइंट कोस्टल पेट्रोलिंग जो है इसे इंस्टीट्यूट की गई थी जिससे कि इम्प्लीमेंट करी जा सके जॉइंट कोस्टल स्कीम, जॉइंट कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, जिससे कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है मरीन पुलिस की वो इम्प्रूव हो सके। जो एक जो सिनर्जी है, जो साथ में मिल के काम करने का एक जो तरीका है उसमें बात करी जा रही है, कैसे वो इम्प्रोवाइज करी जा सके। साथ ही साथ जो सी ट्रेनिंग है मरीन पुलिस की वो अच्छी करी जा सके कि पर्सनल जो फॉर कोस्टल सिक्योरिटी उनको प्रॉपरली एक लेवल पे ले जाया जा सके। उसके बाद आप देखेंगे जो एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ कम्युनिकेशन इंटर ऑपरेबिलिटी ट्रेनिंग, सी लेक्स एंड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स बाय मरीन पुलिस, ये सब काम देखने को मिलेगा मरीन पुलिस के बारे में के द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हैं, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाएंगे, जिससे कि जो ऑनबोर्ड आईसीजी शिप्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल एक अपग्रेडेड लेवल पे रख सकें और हमारे कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। फिर यहाँ पे बात की जा रही है वी जे डे, यानी कि इसमें आप विक्ट्री जो 15 अगस्त 1945 है उसको याद किया जाता है कि इसे सेलिब्रेट किया जाता है जब अलाइड फोर्सेस जो थी, मतलब जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने जो इम्पीरियल जापान है उसके ऊपर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करी थी। तो इसे आप बेसिकली बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर टू का ये एक तरीके से ऑफिशियली इस दिन के अंदर एंड देखने को मिला था, क्योंकि जापान ने अपना सरेंडर कर दिया था इस दिन के और उसके बाद आप देखेंगे जो बेसिकली जो जापान था उसका जो वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर ख़त्म होता हुआ आया था। इसमें आप देखेंगे जो 1945 में एक्सिस पावर्स जो थे यूरोपीय, जो यूरोप के, उन्होंने डिफीट किया था जापान को। और इसमें जो यूएस के द्वारा एटॉमिक बॉम्ब तक गिराए गए थे जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, जिसे आप लिटिल बॉय फैट बॉय बोलते हैं। उसके बाद से इसे जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो तब से उसे इस दिन को मनाया जाता है वीजे डे। और इससे बेसिकली ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर टू का एंड माना जाता है। तो ये इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं कि 15 अगस्त 1945 का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है। तो आप बता सकते हैं वीजे डे के बारे में। चलता हूँ अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो है उन्होंने लॉन्च किया है एक नेशन वाइड इनिशिएटिव फिट इंडिया यूथ क्लब। इसमें आप देखेंगे लोगों को फिट रखने की बात की जा रही है। बेसिकली इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया था। इसे आप देखेंगे इसमें बेसिकली जो यूथ की जो पावर है, यूथ की जो पावर को हार्नेस करने की बात की जा रही है, अच्छे से उसको यूटिलाइज करने की बात की जा रही है, जिससे कि जो लोगों के प्रति जागरूकता है हेल्थ के प्रति, फिटनेस के प्रति, वो बढ़ाई जा सके। इसका जो आप देखेंगे इसमें वॉलंटियर जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल सर्विस स्कीम और इसके साथ साथ जो स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, एनसीसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सब मिलके इसमें काम करते हुए नजर आएंगे। लोगों को मोटिवेट करेंगे कि कैसे वो अपने आप को फिट करें। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 60 मिनट का एटलीस्ट वो उनके दिन में पूरे अपनी बॉडी के लिए एक वर्कआउट होना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को फिट रख सकें। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। इसने अभी एक एमओयू साइन किया आईआईटी दिल्ली के साथ में, जिससे कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जा सके यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। जिससे कि आप देखेंगे इसका बेसिकली जो आने वाले टाइम में हमारा जो हाईवे है उसमें एडवांस्ड
बिल्कुल से एनालिटिक्स के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से सिमुलेशन मॉडल्स बनाए जा सकेंगे, डेटा स्टोरेज किया जाएगा, रेट्रीवियल कैपेसिटीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। NHAI के जो कैपेबिलिटीज़ है इसमें आप देखेंगे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों को फोकस करके जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं एक अपग्रेड करे जाने की बात की जा रही है कि मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी रोड पे फैसिलिटी दी जा सके, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो उस केस में जल्दी से जल्दी लोगों को बचाया जा सके, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चले। उसके साथ ही आप देखेंगे इसमें वर्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, हाईवे नेटवर्क, ट्रैफिक डिमांड, इंसिडेंट मैनेजमेंट, हाईवे सेफ्टी, हाईवे वर्क जोन मैनेजमेंट, हाईवे पेवमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये सब काम करेगी कि वो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन रख सके टाइमली प्रोग्रेस के साथ में। इसे चेयर किया जाएगा IIT दिल्ली के जो डीन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप देखेंगे तो NHAI जो है इसे सेटअप किया गया था 1988 के अंदर में। ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली है कि मैनेज करे हमारे देश का जो मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क है NHAI का। उसके साथ जो NHAI है इसे बेसिकली बनाया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के द्वारा। ये एक नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। योगेंद्र नारायण जो थे पहले चेयरमैन थे NHAI के 1988 के टाइम पे। इसका जो हेडक्वार्टर है NHAI का न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। इसका जो मोटो है वो है बेसिकली नॉट जस्ट रोड्स रीबिल्डिंग अ नेशन। NHAI जो है इसमें साइन किया गया था, इसे साइन किया गया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट मैपिंग करी गई है हाईवेज की। तो आइडिया रख सकते हैं NHAI के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। इसने अभी एक प्रोग्रेस को रिव्यू करा। आने वाले 3 जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है वो आप देखेंगे तो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड जो कि दिल्ली में है, गोरखपुर में है, बरौनी में है, सिंदुरी में है। उसके बाद जो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड जो HURL है इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2016 के अंदर में। इसका जो जॉइंट वेंचर कंपनी है इसमें आपको CIL, NTPC, उसके बाद इंडियन ओवरसीज इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बाद लीडिंग प्रमोटर्स जैसे कि आप देखेंगे FCIL, उसके बाद HFCL, ये अदर 2 पार्टनर्स है। साथ में आप देखेंगे जो HURL जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहीं ना कहीं एक रिवाइविंग 3 क्लोज्ड यूरिया प्लांट जो FCIL है उनको कहीं ना कहीं ओपन करने की बात की जा रही है, रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट की। इसमें बोला गया है कि कैसे सीड जर्मिनेशन जो एक जो जिसे बोलते हैं सीड को क्या बोलते हैं बेसिकली बीज जो है वो अंकुरित होता है, उसे कैसे प्रॉपरली अगर सही से अंकुरित होगा तो हमारा जो पूरा पेड़ है, पूरे फल पेड़ अच्छे से चलता हुआ नजर आएगा, जिससे कि वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। बैकग्राउंड अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें स्टडी जो है बेसिकली फोकस्ड है प्लांट हार्मोन्स और एस्बिसिक एसिड के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स में। इन्वायरमेंटल क्यूज जैसे कि आप देखेंगे लाइट, उसके बाद डार्कनेस, एस्बिसिक एसिड, प्लांट हार्मोन्स, ABA फंक्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सीड जर्मिनेशन के अंदर में। बड डॉर्मेंसी, कंट्रोल ऑफ ऑर्गन साइज, स्टोमेटल क्लोजर, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीड जर्मिनेशन के लिए। इसका अगर इम्पोर्टेंस देखेंगे इससे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जिससे कि आप देखेंगे सॉइल सैलिनिटी, कोल्ड टॉलरेंस, हीट टॉलरेंस, हीट स्ट्रेस की वजह से कई बार जो पेड़ के जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो कैसे प्रॉपरली वो जर्मिनेट करें, इन सारी चीज़ों की बात की जा रही है। आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे बारिश के मौसम में अगर एक कोई भी बीज आप ज़मीन में मिट्टी में डाल दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसको सारी वो मुफीद चीज़ें मिल जाती हैं जिससे कि एक सीड जर्मिनेट कर सके। वहीं अगर आप वही बीज एक गर्मी के सीज़न में या सर्दी के सीज़न में डालेंगे तो वो नहीं उगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उस समय ना उसको कहीं धूप सही है तो पानी नहीं सही है, पानी सही है तो धूप नहीं सही है, टेम्परेचर नहीं सही। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सीड के जर्मिनेशन में, तो आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे टेलीग्राम चैनल आय सूत्रा से जाके सारी स्लाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।